तो बच्चों, रैयतवाड़ी सिस्टम यानी रैयतवाड़ी प्रथा, लास्ट क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। आज इसके बारे में समझ लीजिए। रैयत का मतलब होता है जमीन जोतने वाले की, अर्थात जमीन का मालिक किसान होता था। किसान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट समझौता किया था, या यूं कह सकते हैं कि रैयतवाड़ी प्रथा के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधे किसानों से समझौता किया था। और यदि किसान उचित समय पर रैयतवाड़ी सिस्टम के अंडर में कंपनी को टैक्स जमा कराता रहेगा तो वह अपने जमीन का मालिक बना रहेगा। तो रैयत शब्द का मतलब यही होता है। रैयत माने जमीन, जमीन का मालिक किसान या जमीन का मालिक जोतने वाला, यह इसका मीनिंग है। अब देखिए बच्चों, इस सिस्टम को 1820 में टॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। टॉमस मुनरो यह मद्रास का गवर्नर था, गवर्नर ऑफ मद्रास टॉमस मुनरो ने इसको प्रारंभ किया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इसको सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो टॉमस मुनरो, या इसको थॉमस मुनरो भी कहते हैं। इस सिस्टम को इसने मद्रास में स्टार्ट किया, चूंकि मद्रास का गवर्नर था। और इसी समय एक और गवर्नर था बच्चे, सेम टाइम में 1820 में, एलिफिंस्टन। एलिफिंस्टन बच्चों, इसने, ये बॉम्बे का गवर्नर था। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इन दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में इसको स्टार्ट किया था। एलिफिंस्टन। तो रैयतवाड़ी प्रथा को सबसे पहले इन दोनों क्षेत्रों में चलाया गया। मद्रास में टॉमस मुनरो ने चलाया, बॉम्बे में एलिफिंस्टन ने चलाया। और इस सिस्टम में मेन चीज वही था, पीजेंट्स यानी किसान। यही रिस्पॉन्सिबल थे, वर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड टैक्स रेवेन्यू। यानी किसान सीधे कंपनी को लगान देते थे, किसान सीधे भू राजस्व कर के लिए उत्तरदायी थे। तो यहां यही ध्यान देना है कि यहां पर कोई बिचौलिया नहीं था, इस प्रथा में कोई मीडिएटर नहीं था। किसान डायरेक्ट कंपनी को जमीन का लगान देता था। अब अगर आप देखिए किसान को कैसे फिक्स किया गया था, 50% लैंड टैक्स रेवेन्यू, 50% भू राजस्व कर। बच्चों इतना परसेंट यह ड्राई लैंड पर था। ड्राई लैंड का मतलब आप जानते हैं, असिंचित जमीन पर, असिंचित जमीन पर 50% लगान फिक्स किया गया था। और बच्चे आपको बताएं, 60% लैंड टैक्स रेवेन्यू, 60% लैंड टैक्स रेवेन्यू यानी भू राजस्व कर, यह वेटलैंड पर लिया जाता था। वेटलैंड बोले तो सिंचित जमीन पर। तो यह दो तरह का था। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में 50% लगान वहां से लिया जाता था जो असिंचित जमीन थी, अर्थात जहां सींचने का कोई साधन नहीं था, जो मानसून पर डिपेंड था। और जहां सींचने का साधन बनाया गया था, जैसे तालाब था, नहर थी, तो वहां से 60% लिया जाता था।
तो इस तरह से भू राजस्व कर का रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास, बॉम्बे में चला, कुछ मध्य भारत में भी चला, कुछ पंजाब में भी था, थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो बारामूला जिले में था, ज्यादा नहीं, लेकिन मेन अगर आप देखें तो बॉम्बे और मद्रास में। तो यह सिस्टम बच्चों बाकी जितने भी सिस्टम आए थे उससे ज्यादा अच्छा था। जैसे 1793 में जमींदारी सिस्टम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था, लेकिन उसमें आप जानते हैं जमीन का मालिक जमींदार होता था, किसान मजदूर बन गया था, किसान टेनेंट बन गया था। तो इस तरह से इन सब सिस्टम्स से यह बेहद इंपॉर्टेंट सिस्टम था। अब चलिए दूसरा सिस्टम एक और बता देते हैं आपको। वो दूसरा सिस्टम भी आप देख लीजिए जिसको महलवारी सिस्टम कहते हैं। तो महल का मतलब घर होता है। महलवारी सिस्टम में जमीन का मालिक किसान ही होता था। तो नेक्स्ट में अगर आप देखें तो महलवारी सिस्टम, महलवाड़ी प्रथा, यह प्रथा बच्चों 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने बनाया था। यह एक अंग्रेज भूराजस्व कर का एक्सपर्ट था, होल्ट मैकेंजी। तो यह एक एक्सपर्ट था लगान का, इसने इस सिस्टम को बनाया था। महल का मतलब घर, कई घरों को मिलाकर एक गांव, कई गांव को मिलाकर एक ग्राम सभा बनाया। उस ग्राम सभा में एक मुखिया, वह मुखिया पूरे गांव के किसानों से लगान कलेक्ट करता और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करता था। यानी महलवारी सिस्टम में भी मीडिएटर था। मीडिएटर कौन था बच्चे? महलवारी सिस्टम में मीडिएटर गांव का मुखिया होता था। यानी कई गांव को एक ग्राम सभा में बनाया, उस ग्राम सभा का जो मुखिया होता था पूरे गांव का लगान कलेक्ट कर कंपनी को जमा करता था। अब जो गांव का मुखिया था वह ब्रिटिश कंपनी के साथ 66% लगान फिक्स किया था। फ्लैट रेट था इसमें 66%, 66%। लेकिन गांव का मुखिया किसानों पर अत्याचार करता। मुखिया के पास लठबाज होते थे, अपने लठबाजों से मुखिया गांव के किसान की हड्डी पसली तोड़वा देता और किसान से अधिक लगान कलेक्ट करता। कंपनी को तो केवल 66% देता, लेकिन अधिकतर पोर्शन अपने पास रख लेता था। अच्छा, गांव के मुखिया के पास अगर कोई दारोगा आता, मान लीजिए कोई किसान दारोगा जी के पास गया शिकायत लेकर, दारोगा जी अगर आते थे तो गांव के मुखिया के पास आते थे, क्योंकि गांव के मुखिया से दारोगा जी को कुछ रिश्वत मिल जाता था या समय समय पर गांव के मुखिया से उनको कुछ डोनेशन मिलते रहते थे। इसलिए मुखिया के घर जो पुलिस दरोगा आते थे तो वह भी मुखिया की बात मानते थे, किसान को ही उल्टा चरलठ और बजाते थे। तो इसी प्रथा में यानी महलवाड़ी सिस्टम में गांव का मुखिया बड़ा दबंग होता था। तो बच्चे महल का मतलब घर, कई घरों को एक कर गांव, गांव का मुखिया पूरे गांव का लगान कलेक्ट करके कंपनी को देता था। इस प्रथा को आपको बता देते हैं। इस प्रथा को अगर आप देखें तो 66% लैंड टैक्स रेवेन्यू ये फिक्स किया गया था। भू राजस्व कर 66% था। किसके बिटवीन? बिटवीन हेड ऑफ द विलेज एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। गांव के मुखिया एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में यह सिस्टम बच्चे कंपनी और गांव के मुखिया के मध्य में था। तो गांव का मुखिया सामान्य आदमी नहीं था, गांव का मुखिया बड़ा दबंग होता था।
हाँ, अगर गांव का मुखिया लगान जमा नहीं कर पाएगा तो गांव के मुखिया को हटा दिया जाता था। उसके स्थान पर किसी अन्य को गांव का मुखिया बना दिया जाता था। जैसे रैयतवाड़ी प्रथा में अगर किसान लगान समय पे फिक्स समय पर लगान नहीं दे पाया तो उस किसान की जमीन को छीन लिया जाता था, उसको जमीन से निष्कासित कर दिया जाता था, इवैक्यूएट कर दिया जाता था। जमींदारी प्रथा में अगर जमींदार कंपनी को लगान नहीं दे पाता तो ब्रिटिश कंपनी जमींदार को हटा देती थी। रैयतवाड़ी प्रथा में किसान लगान समय पर समय पर नहीं दे पाया तो किसान की जमीन छीन लिया जाता था, किसान को जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। महलवाड़ी सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाए तो महलवाड़ी सिस्टम में बच्चों गांव के मुखिया को रिप्लेस कर दिया जाता था, मुखिया को कैद भी कर दिया जाता था। अब ये सिस्टम अगर आप देखें तो इसको 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसको रिव्यू किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसका पुनरावलोकन किया था। पुनरावलोकन इसने किया था बच्चों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस सिस्टम का 1833 में पुनरावलोकन कराया और फिर इसको इंप्लीमेंट किया था। लेकिन सिस्टम को होल्ट मैकेंजी ने बनाया था। लागू कहां कहां किया गया? अवध वाला एरिया था, इसमें आगरा वाला एरिया था बच्चे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में था, कुछ मध्य भारत में भी था, मध्य इंडिया में था। तो यह सिस्टम बेसिकली इस क्षेत्र में ज्यादा था। तो इस तरह से 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में इसका पुनरावलोकन किया गया, रिव्यू किया गया और फिर इसको लागू किया गया था। तो यह दोनों सिस्टम बच्चों, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, यह दोनों सिस्टम ये कब आया था? 1822 में बनाया गया था। 1833 में पुनरावलोकन के बाद विलियम बेंटिंग ने इसको लागू किया था, जबकि रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 में इसको बनाया गया, इसको लागू किया गया था। तो ब्रिटिश कंपनी का इंडिया में 3 सिस्टम चल रहा था। कुछ क्षेत्र में यानी बॉम्बे मद्रास साइड में रैयतवाड़ी सिस्टम था जिसमें किसान जमीन का मालिक होता था। भारत के कुछ क्षेत्र में महलवाड़ी सिस्टम था, स्पेशली अवध वाला एरिया, आगरा वाला एरिया, यहाँ महलवाड़ी सिस्टम था जहां गांव का मुखिया पूरे गांव का लगान कलेक्ट करता, हालांकि मुखिया टॉर्चर करता था किसानों को। लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमींदारी प्रथा जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था। तो यह सिस्टम, 3 सिस्टम इंडिया में अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया, बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए अब हम आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल आया बच्चों, लॉर्ड एमहर्स्ट था। तो आइए देखते हैं। हालांकि इसके बाद एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल था 1-2 महीने के लिए, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो फुल फ्लेज गवर्नर जनरल बन के आया, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट ये था बच्चों। टाइम पीरियड अगर आप देखें तो 1823 से 1828 तक था एमहर्स्ट। तो इसके बारे में अब आपको बताने वाले हैं। हालांकि इसके शासनकाल में सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो घटित हुआ था वह फर्स्ट बर्मीज वार था। 1824 से 26 के बीच में बर्मा की पहली लड़ाई। वैसे बर्मा के साथ ब्रिटिश कंपनी ने 3 लड़ाई लड़ा था। पहली लड़ाई 1824 से 1826 तक लड़ा था जिसमें बर्मा हार गया था। यानदाबू की संधि 1826 में किया। यानदाबू संधि के द्वारा बर्मा के राजा ने तमाम क्षेत्रों पर दावा छोड़ दिया और उन तमाम क्षेत्रों को ब्रिटिश कंपनी ने इंडिया में शामिल कर लिया था, जिसमें असम था, मणिपुर था, मेघालय था, टेनासरीन वाला एरिया था, अराकोन वाला एरिया था, बहुत सारा क्षेत्र था बच्चे जो आज बांग्लादेश में अराकान। लेकिन दूसरी बर्मीज लड़ाई जो थी 1852 में लड़ा गया था, सेकेंड बर्मीज वार। डलहौजी के समय में
बर्मा फिर हार गया था और डलहौजी ने लोअर बर्मा को, जिसको पेगु कहते हैं, इंडिया में मिला लिया था। और तीसरा बर्मीज वार बच्चों 1885-86 में हुआ था। उस समय लॉर्ड डफरिन वाइसरॉय था। डफरिन के शासनकाल में 1886 में अपर बर्मा को भी जीतकर शामिल कर लिया गया था। पूरा बर्मा इंडिया में 1886 में आ गया था। बर्मा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1937 में इंडिया से सेपरेट कर दिया गया था। यानी 1886 से लेकर 1936-37 तक बर्मा भारत के अंडर में रहा। बर्मा का पूरा शासन प्रशासन इंडिया के गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था, लेकिन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया था, बताएंगे आपको। तो इस तरह से लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल की सबसे प्रमुख उपलब्धि अगर आप देखें तो बच्चे, फर्स्ट बर्मीज वार 1824 से 1826, फर्स्ट बर्मीज वार, बर्मा का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड, बर्मा को इसमें हरा दिया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा को इसमें डिफीट किया था। लेकिन आपको बताएं कि बर्मा की पॉलिसी जो थी, बर्मा का किंग, वह विस्तारवादी नीति को एडॉप्ट किया था, एक्सपेंशन पॉलिसी को एडॉप्ट किया था, अर्थात अपना किंगडम वह विस्तार कर रहा था। कहां, किस तरफ? श्याम, श्याम जिसको थाईलैंड कहते हैं आज की डेट में, यानी ईस्ट की तरफ, बर्मा के ईस्ट की तरफ श्याम यानी थाईलैंड पड़ता था। तो थाईलैंड की तरफ अपना साम्राज्य फैलाना चाहा, लेकिन श्याम यानी थाईलैंड चीन की तरफ उसका झुकाव हो गया। चीन ने थाईलैंड की मदद करने लगा, इसलिए बर्मा अपना एक्सपेंशन थाईलैंड की तरफ नहीं कर पाया। तो अब यह वेस्ट की तरफ यानी इंडिया की तरफ अपना रुख किया। अब आपको बताएं बच्चे, इसका विस्तारवादी नीति 1813 से स्टार्ट हुआ। 1813 में इसने असम के कुछ क्षेत्र पर कब्जा जमाया, और इसके अलावा बच्चों, असम के अलावा इसने कुछ क्षेत्र गारो और खासी पहाड़ी नहीं है, उन पर भी कब्जा जमा लिया। वहां के चाचर के किंग थे, उनको अपनी अधीनता में कर लिया। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 1813 से बर्मा ने पश्चिम की तरफ यानी भारत की तरफ अपना विस्तार करना स्टार्ट किया, जिसमें असम का क्षेत्र और इधर मेघालय का क्षेत्र, मणिपुर का क्षेत्र, इनको वह अपने अंडर में समझता था। और इसके अलावा बांग्लादेश के पास अराकॉन आज की डेट में है, अराकॉन की तरफ अपना विस्तार करना स्टार्ट किया, क्योंकि अराकॉन उसमें बर्मा में था। तो इस तरह अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर उसने बांग्लादेश साइड में, यानी आज इंडिया नहीं है, उस समय बांग्लादेश नहीं था, आज इंडिया, अब आज बांग्ला है, लेकिन उस समय इंडिया था पूरा। तो इस तरह से बर्मा के राजा ने क्या किया, बर्मा के राजा ने अपना साम्राज्य विस्तार करना जब स्टार्ट किया, तो इधर से इंडिया की तरफ से उसके साम्राज्य विस्तार को रोका गया। यानी कुल मिला के लॉर्ड एमहर्स्ट ने रोकने का प्रयास किया, ब्रिटिश सेना को इसने भेजा, और ब्रिटिश सेना ने लड़ाई स्टार्ट कर दिया बच्चे 1824 से 1826 तक। लेकिन आपको बताएं, जब इंडिया की फोर्सेस चिटगांव से बर्मा के लिए रवाना हुई, तो उनको तमाम चीजों का व्यवस्था नहीं किया गया। जैसे बैलगाड़ी होना चाहिए था, क्योंकि उनको अपने सामान लादकर पेट पर ले जाना पड़ा। तो बैरकपुर से सेना को चिटगांव भेजना था, चिटगांव से ये लोग नाव सवार होकर फिर ये लड़ने जाना था अराकान साइड में। अब देखिए, समुद्र क्रॉस करना उस समय पाप समझा जाता था, और जबकि समुद्र क्रॉस करके बर्मा की लड़ाई लड़ने गए थे, तो चिटगांव पहुंचने के लिए बैरकपुर बंगाल से इन लोगों को पैदल चलना पड़ा। तो कुछ भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, जिसको कह सकते हैं कि 1824 में बर्मा के युद्ध में जाते वक्त भारतीय सैनिकों ने
बैरकपुर में विद्रोह कर दिया था। तो बच्चों 1824 में इसी समय बैरकपुर में विद्रोह हुआ था। भारतीय सिपाहियों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो बैरकपुर विद्रोह, बैरकपुर रेबेल, बैरकपुर रेबेल, भारतीय सैनिक आगे बढ़ने से मना कर दिए। भारतीय सैनिक चिटगांव, चिटगांव कह सकते हैं, बढ़ने से मना कर दिया था। चिटगांव बढ़ने से मना कर दिया था और विद्रोह कर दिया था। 200 भारतीय सैनिकों को यहां मार डाला गया। अर्थात ब्रिटिश कंपनी जब इसको विद्रोह को दबाने लगी तो 200 भारतीय सैनिक मार दिए गए। और बाद में और जो सैनिक थे डर के मारे फिर आगे बढ़े और बर्मा की लड़ाई लड़े। इस लड़ाई में बच्चों आपको बताएं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा को हराया और बर्मा के किंग ने 1826 में द ट्रीटी ऑफ, कौन सी संधि किया? द ट्रीटी ऑफ यानदाबू। यानदाबू की संधि बच्चों, यानदाबू की संधि 1826 में किसके बीच में हुआ? बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बर्मा के बीच में हुआ था। इस संधि के द्वारा बर्मा ने असम वाला क्षेत्र छोड़ दिया, पूरा खासो और गारो ये सब छोड़ दिया, मणिपुर वाला क्षेत्र छोड़ दिया, मेघालय वाला पूरा क्षेत्र छोड़ दिया बच्चों, मेघालय, और इसके अलावा अराकान का क्षेत्र छोड़ दिया। इन तमाम क्षेत्रों पर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दावा मान लिया गया। बर्मा ने इन सब छोड़ दिया, बर्मा अपना दावा छोड़ दिया। तो इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा के किंग के ऊपर मुआवजा भी थोपा, यानी इंडेमनिटी भी थोपा। तो इस तरह बर्मा का किंग मान गया और बर्मा के किंग ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बर्मा के किंग ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, ठीक है बच्चे, बर्मा के किंग ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार भी दे दिया था। तो इस तरह धीरे धीरे करके ब्रिटिश कंपनी बर्मा में व्यापार करने लगे। तो यहां पर यही लॉर्ड एमहर्स्ट के समय की सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चे। एक तो बैरकपुर में विद्रोह हुआ था 1824 में, वही सैनिक किए थे जो बर्मा की लड़ाई के लिए जा रहे थे। चूंकि समुद्र क्रॉस करना पाप समझा जाता था, इसलिए वे आगे समुद्र क्रॉस करके बर्मा नहीं लड़ने चाहते थे। दूसरा, उनको इतनी दूर पैदल चलना पड़ा था, बैरकपुर से चिटगांव के बीच में इतनी लंबी यात्रा पैदल चलना पड़ा, और उनको अपने साजो सामान लाद कर अपने ऊपर चला गया। तो यह यानदाबू की संधि याद रखिएगा, कंपनी और बर्मा के बीच में हुआ, जिसमें बर्मा ने इन तमाम क्षेत्रों का दावा छोड़ दिया और यह सब कंपनी के पास आ गया। और बर्मा ब्रिटिश कंपनी को तमाम रियायतें भी दिया, जिसमें आपको बताए हैं ब्रिटिश कंपनी को व्यापारिक अधिकार भी दे दिया था। तो बच्चों यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद बच्चों, लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद नेक्स्ट जो इसके बाद आया था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, जिसका शासनकाल समाज सुधार के लिए जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 ईस्वी तक लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई है ना। ये बातें बेहद इंपॉर्टेंट है। अब चलिए विलियम बेंटिंग को आप देखें। वैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था, यह पहले मद्रास का गवर्नर बनकर आ चुका था। जब ये मद्रास का गवर्नर आया था तो 1806 में वेल्लोर म्यूटिनी बताए थे आपको, इसी के समय में हुआ था।
वेल्लोर विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ था, इसलिए इसको 1807 में विलियम बेंटिंक को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया था। तो एक बार विलियम बेंटिंक मद्रास के गवर्नर के रूप में आ चुका था, जिसके नीतियों की वजह से वेल्लोर विद्रोह हुआ था। लेकिन अब इसको इंडिया भेजा गया। तो 1828 से 1833 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। बंगाल का गवर्नर जनरल था बच्चों। लेकिन आप जानते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, इस चार्टर एक्ट के द्वारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसको बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इस तरह से बंगाल के गवर्नर के रूप में आया, गवर्नर जनरल के रूप में आया, और फिर यहां से 1835 तक भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना। इसके शासनकाल में अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा समाज सुधार के काम किए गए थे। ऐसा गवर्नर जनरल जिसके शासनकाल में बच्चे समाज सुधार के काम किए गए थे। तो फेमस फॉर सोशल रिफॉर्म्स, फेमस फॉर सोशल रिफॉर्म्स, समाज सुधार के लिए जाना जाता है। ऐसा गवर्नर जनरल जो समाज सुधार के लिए जाना जाता है। इसी के समय में राजा राम मोहन राय बढ़े पले, और इसी के शासनकाल में राजा राम मोहन राय ने सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठाया। तो ऐसा गवर्नर जनरल जिसको सामाजिक सुधार के लिए जाना जाता है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए हम आपको आगे के पॉइंट्स बताते हैं। विलियम बेंटिंक के समय में क्या क्या घटना हुई। अब आप देखिए इसके समय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बताना है। तो बच्चों, एक तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। इनका समाज के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। वैसे इनका जन्म, राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में कलकत्ता के राधानगर, राधानगर कलकत्ता के समीप एक कट्टरपंथी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता बड़े ही कट्टर हिंदू थे, ब्राह्मण परिवार में थे ये। लेकिन आपको बताएं बच्चों, राजा राम मोहन राय बड़े ही फोर साइटेड थे, बड़े ही दूरदर्शी थे। अक्सर राजा राम मोहन राय कट्टरपंथी समाज के खिलाफ आवाज उठाते थे। राजा राम मोहन राय का यह कहना था कि समाज की जो कट्टरपंथी विचारधारा उसको हटाया जाए। इनकी भाभी को सती प्रथा के अंतर्गत जला दिया गया था। इस बात का इनको बहुत कष्ट था। वे चाहते थे कि इस कुप्रथा के खिलाफ कोई कानून बने, इसलिए इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का खूब सपोर्ट किया था। वैसे जैसे जैसे बड़े हुए, राजा राम मोहन राय ने सामाजिक और धार्मिक बुराइयों का दूर करने का प्रयास करवाने लगे। बच्चे इनकी शिक्षा दीक्षा में अगर आप देखें तो ये पटना में उच्चतर शिक्षा के लिए आए थे। इनको कई भाषाओं का ज्ञान था। इनको संस्कृत, इंग्लिश, पर्शियन, उर्दू इत्यादि भाषाओं का ज्ञाता थे ये। और इन्होंने तमाम पत्र पत्रिकाएं भी निकाला था।
इनके द्वारा संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार जैसी पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। राजा राम मोहन राय का ये पत्रिका जो था संवाद कौमुदी बंगाली में था। संवाद कौमुदी यह पत्रिका इनके बंगाली में था और यह पत्रिका यह 1821 में प्रकाशित किए थे। बड़ी फेमस पत्रिका है। एक और इन्होंने प्रकाशित किया था मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार यह पत्रिका भी इन्होंने लगभग इसी समय प्रकाशित किया था। 1821 में इन्होंने इस पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। मिरातुल अखबार यह उर्दू में था, जहां वो बंगाली में थी तो ये उर्दू में था बच्चों। तो बड़े ही विद्वान प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कई भाषाओं में ये अपनी पत्र पत्रिकाएं निकालते थे। राजा राममोहन राय का अगर आप देखें तो 1809 से लेकर शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद 1809 से 1814 के बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लर्क के रूप में काम किया था। तो बच्चे राजस्व विभाग में क्लर्क के रूप में कंपनी की सेवा किया था। राजस्व विभाग में क्लर्क के रूप में काम किया था, लेकिन 1814 में इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। आत्मीय सभा, इसकी स्थापना इन्होंने किया था। इसके द्वारा यह समाज सुधार के काम करना चाहते थे, लेकिन आगे चलकर यही आत्मीय सभा 1828 में ब्रह्मो समाज के नाम से फेमस हुआ। बच्चों, ब्रह्मो समाज ब्रह्म समाज 1828 में आगे चलकर बेहद फेमस हुआ था। और आप जानते हैं ब्रह्म शब्द, इस शब्द का मतलब होता है एकेश्वर, एकेश्वरवाद, यानी इसको कह सकते हैं मोनोथेइज्म। एक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया गया था। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज के द्वारा राजा राम मोहन राय ने समाज और धर्म सुधार का काम किया था। जितने भी धार्मिक बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया, जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया था। तो ऐसे व्यक्ति थे जो 1828 में ब्रह्म समाज के द्वारा सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। और बच्चों आपको बताएं कि इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने 1817 में, इस समय बच्चों हिंदू कॉलेज, कैलकाटा में हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाया। इसमें डेविड हेरे ने इनका साथ दिया था। तो डेविड हेरे यह एक अंग्रेज था। डेविड हेरे एक अंग्रेज था। हिंदू कॉलेज की स्थापना में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो हिंदू कॉलेज बेहद इंपॉर्टेंट है। डेविड हेरे, इस कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिंग के काल में राममोहन राय की मदद से किया गया था। बच्चों आपको बताएं कि राजा राममोहन राय ने बताया कि सोशल, रिलीजियस, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, सामाजिक धार्मिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। चलिए इसके आगे देखें तो राजा राममोहन राय की मदद से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग बैन सती सिस्टम, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बैन सती प्रैक्टिसेस, सती प्रथा पर प्रतिबंध, तो विलियम बेंटिंग ने लगाया। नियम 17 बना दिया रूल 17 के द्वारा। यदि कोई किसी महिला को सती करने पर विवश करेगा तो उसके अगेंस्ट में सख्त एक्शन लिया जाएगा।
तो इस तरह से नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि वैसे विलियम बेंटिंक से पहले 1798 में बंगाल में कई यूरोपियन ने बैन किया था सती प्रथा को। इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट यूरोपियन जिसने सती प्रथा पर बैन किया था, तो 1515 में गोवा में पुर्तगालियों ने सबसे पहले किया था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 1515 में गोवा में पुर्तगालियों ने सती प्रथा पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था, लेकिन ये बहुत रेयरेस्ट में रुका नहीं था, कहीं कहीं सती प्रथा होता रहता था। इसके बाद अगर आप देखें तो डच लोगों ने बंगाल के चिंसुरा में सती प्रथा पर बैन कर दिया था, और देखें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडचेरी में सती प्रथा पर बैन लगा दिया था। तो सबसे पहला पुर्तगाली सबसे पहले 1515 में गोवा में सती प्रथा बैन किया था बच्चे। देन डच लोगों ने चिंसुरा बंगाल में है, इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाया। और देन इसके बाद अगर आप देखें तो डच के बाद फ्रेंच ने भी सती प्रथा पर बैन लगाया था पौंडीचेरी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पहले लगाया था 1798 में, लेकिन वह स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया। लेकिन ये वाला जो सिस्टम था इसको सख्ती से पालन किया गया, और धीरे धीरे करके इस कुप्रथा को राजपूताना क्षेत्र में जयपुर, जोधपुर इत्यादि क्षेत्रों में भी धीरे धीरे बढ़ा दिया गया था। तो स्टार्ट विलियम बेंटिंक ने बंगाल से किया था, सती प्रैक्टिसेस पर बैन कर दिया। इस कार्य में राजा राममोहन राय ने सपोर्ट किया था। बच्चों आपको बताएं कि इनको राममोहन राय को राजा की उपाधि मुगल किंग अकबर सेकंड ने दिया था, क्योंकि मुगल किंग अकबर सेकंड ने इनको राजा की टाइटल क्यों दिया बताएं? क्योंकि अकबर सेकंड को पेंशन नहीं मिल रहा था। अकबर सेकंड अपनी पेंशन के लिए राममोहन राय को राजा की टाइटल देकर इंग्लैंड भेजा कि जाइए इंग्लैंड की क्वीन से बात करके पेंशन चालू कराइए। ये इंग्लैंड गए, पेंशन नहीं दिला पाए। 1833 में राजा राममोहन राय का देहांत इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो गया था बच्चों। तो इनका देहांत अगर आप देखें तो 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। राजा की टाइटल इनको मुगल किंग अकबर सेकंड ने दिया था। अकबर सेकंड ने इनको राजा की टाइटल दिया, इंग्लैंड गए, पेंशन नहीं चालू करा पाए, इनका वहीं पर देहांत हो गया था। तो कुल मिला के राजा राममोहन राय को आधुनिक भारतीय समाज का जनक कहा गया था। फादर ऑफ इंडियन अवेकनिंग इनको कहा गया है। आधुनिक भारतीय समाज का जनक कहा गया है। आधुनिक भारतीय समाज का जनक कहा गया है, तो फादर ऑफ इंडियन अवेकनिंग इन्हीं को कहा गया है। और इनके डेथ के बाद आगे चलकर 1863 में ब्रह्म समाज दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक को कहलाया आदि ब्रह्म समाज, जिसके नेता देवेंद्रनाथ टैगोर बने, जिन्होंने राममोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाया। दूसरा कहलाया साधारण ब्रह्म समाज, जिसके नेता केशव चंद्र सेन थे, जिनके साधारण ब्रह्म समाज में तमाम परिवर्तन हो गए। विभाजन का मेन कॉज क्या था बच्चों? तो विभाजन का मुख्य कारण था केशव चंद्र सेन ने अपनी 12 वर्ष की पुत्री की शादी कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। इस बात से ब्रह्म समाज के जो राममोहन राय के विचार को फॉलो करते थे वे केशव चंद्र सेन से नाराज हो गए, और इस तरह दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। वैसे आपको पता होगा ब्रह्म समाज में बाल विवाह का प्रोटेस्ट किया गया था, कन्या वध का प्रोटेस्ट किया गया था, चाइल्ड मैरिज का प्रोटेस्ट किया गया था, अनटचेबिलिटी का प्रोटेस्ट किया गया था, विडो रिमैरिज का सपोर्ट किया गया, और गर्ल्स एजुकेशन का सपोर्ट किया गया था। मंदिर के दरवाजे सबके लिए ओपन किया जाए, इसका भी, ब्राह्मण डोमिनेंसी का विरोध किया गया था। तो इस तरह से जितनी भी सामाजिक धार्मिक बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास इन लोगों ने किया था। तो इस तरह से बच्चों राजा राममोहन राय का इंडियन सोसाइटी में बहुत बड़ा योगदान था। तो
आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी।